Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 9th ऑफ अगस्त 2023। तो गाइज आज है तारीख 9 अगस्त 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करते हैं। तो जितना भी आप डिस्कशन को सुनोगे पूरे वीडियो में कंसंट्रेशन के साथ में, उसको लेकर लास्ट में एक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर नज़र आएगा कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा है करंट अफेयर्स को लेकर। बाकी अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पर जाकर अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। कुछ आर्टिकल्स हमारे पास में डिटेल में है, कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जैसा हमेशा होता है। देन उसके बाद में सबको कंबाइन करके हम पूरा का पूरा एक बढ़िया सा डिस्कशन आज का करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल है ये WHO की रिपोर्ट के बारे में बात करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट किस चीज़ को लेकर है? तंबाकू के कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट है। भारत में तंबाकू की स्थिति क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सब कुछ यहाँ पे इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो ये खबर में क्यों है पहले हम ये समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि WHO की हाल ही में एक कॉम्प्रहेंसिव यानी एक डिटेल्ड वाली जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है। और वो जो रिपोर्ट है वो बेसिकली तंबाकू के ऊपर बनाई गई है, यानी कि तंबाकू का जो कंट्रोल मेजर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, तंबाकू को खाने वाले जो लोग हैं वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, स्मोकिंग पर्सनस कैसे हैं आज के समय पर, है ना, सेकंड हैंड स्मोकिंग लेवल का क्या सिचुएशन चल रहा है, वो सारी चीज़ें बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर में बताई गई हैं। तो इस रिपोर्ट ने यहाँ पर पूरा का पूरा जो ग्लोबल लेवल पर यानी कि आप कह सकते हो दुनिया भर का जो डेटा है वो कवर किया है। और डेटा को कवर करते हुए इस रिपोर्ट ने ये बताया कि हाँ बिल्कुल दुनिया में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक प्रोग्रेस हुआ है किस चीज़ में, स्मोकिंग को कम करने में। और ये कैसे हुआ है? जब से एम पावर मेजर आया है तब से। एम पावर मेजर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एम पावर मेजर बेसिकली एक प्रकार की रणनीति है, एक प्रकार की स्ट्रैटेजी है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ताकि तंबाकू का जो ये यूज़ हो रहा है इसको हम थोड़ा सा कम कर सकें और लोगों के हेल्थ के ऊपर जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इसको हम लोग रोक सकें। समझ गए ये बात? तो क्या है एम्पावर, इसका ज़रूर से नाम ध्यान रखना। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे के पूरे एम्पावर नाम की स्ट्रैटेजी को तैयार किया था। ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर हमें 6 पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। एम मतलब है मॉनिटर टोबैको यूज़ एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज़। ठीक है, जो भी यहाँ पर तंबाकू का यूज़ हो रहा है इसके ऊपर ध्यान रखना, प्लस जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ या नीतियाँ हैं जो कि कहीं ना कहीं इस टोबैको के यूज़ को रोकने का काम करती हैं उसके ऊपर ध्यान रखना। दूसरा जो पी है, पी स्टैंड करता है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक। ठीक है, तंबाकू स्मोक से बेसिकली लोगों को बचाना, स्मोकिंग से बचाना। फिर ओ जो है वो डिनोट करता है ऑफर हेल्प टू क्विट स्मोकिंग। तो जो यहाँ पर ये जो स्मोकिंग है, लोग यहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं, इसको रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पर ऑफर हेल्प करने का काम करता है। फिर उसके बाद में डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब वॉर्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ टोबैको, यानी तंबाकू के कितने ज़्यादा खतरे हो सकते हैं इसको लेकर लोगों को वार्निंग देना एक। देन उसके बाद में यहाँ पर ई जो है ये बात करता है एनफोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, यानी कि ई बोलता है कि जो तंबाकू की एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन है, जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स हैं इसके ऊपर हमें बैन लगाना है। और जो आर है वो बोलता है रेज टैक्स ऑन टोबैको, तंबाकू के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाएं। और टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होगा, ये महंगे होंगे जिससे जो लोग हैं इसका कंजम्पशन कम से कम करना शुरू करेंगे। तो ये 6 एम्पावर स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यहाँ पर WHO ने रिलीज़ की थी। तो WHO ने अभी जो रिपोर्ट रिलीज़ की उसमें ये बताया कि जो 2008 में ये तरीके लेकर आए गए थे इससे फ़ायदा हुआ है। इससे जो दुनिया में स्मोकिंग करने वाले लोग हैं वो आज कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं? तो आओ रिपोर्ट को समझते हैं। तो ग्लोबल टोबैको कंट्रोल प्रोग्रेस समझते हैं। दुनिया भर में आप कह सकते हो जैसे 2007 में
और 2021 में जब आप कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी बड़ा कंपैरिजन निकल कर आ रहा है। जैसे ही बोला जा रहा है कि 2007 में लगभग कह सकते हो कि 22.8% के आसपास जो स्मोकर्स थे, ठीक है, 22.8% के आसपास सिगरेट पीने वाले लोग थे, जबकि 2021 में ये नंबर कम होकर 17% हो गया। किसकी वजह से? वो केवल यहाँ पर इस एम्पावर वाली स्ट्रैटेजी की वजह से। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के समय पर 300 मिलियन जो स्मोकर्स हैं वो कम हो चुके हैं, वो उन्होंने यहाँ पर सिगरेट पीना छोड़ दिया है इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर। जो WHO का ये एम्पावर मेजर है ना, इसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तंबाकू के ऊपर कंट्रोल करने को लेकर, ठीक है, पिछले 15 सालों में। तो पिछले 15 सालों में लगभग 5.6 बिलियन, यानी हमारी जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसकी 71% पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कह सकते हो इस स्ट्रैटेजी ने प्रोटेक्ट किया है। चाहे वो कोई से भी एक ना एक मेजर हो, इन 6 में से कुछ ना कोई एक ना एक मेजर की वजह से इतने सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिली है। जो बहुत सारे देश हैं आज के समय पर वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साल 2008 था ना, जब ये एम्पावर स्ट्रैटेजी लेकर आई गई है, तो उस समय पर केवल 44 कंट्रीज थी जिन्होंने इस स्ट्रैटेजीज को अपने देश में इम्प्लीमेंट किया। देन उसके बाद में 2022 का समय पर आप देखोगे तो ये 44 कंट्रीज बढ़कर 151 कंट्रीज हो गई, ठीक है, जिन्होंने इन 6 स्ट्रैटेजी में से किसी ना किसी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे लगा रखा है, अपने यहाँ पे लागू कर रखा है। वो 6 स्ट्रैटेजी ये हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हुआ क्या है, इनमें से जो जितने भी देश, इनमें से 4 देश ऐसे हैं जहाँ पर ये 6 की 6 स्ट्रैटेजीज लागू हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, तुर्किया मतलब टर्की, नाम बदल गया है आपको पता होगा, देन नेदरलैंड्स, देन मॉरिशस। तो इन 4 देशों का जो आप कह सकते हो कि डेटा है वो ये बोलता है कि इन्होंने सारे के सारे 6 ये जो मेजर्स है उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। नाउ अब पता है चैलेंज है बहुत बड़ा है ये स्मोकिंग लेवल का। इस चैलेंज को कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए जो WHO है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस वजह से हम इसको जितनी जल्दी निपटा नहीं सकते हैं। रिपोर्ट ने ये बोला है कि हमारे पास में या हमारे सामने चुनौतियां ये हैं कि लगभग अभी भी 44 देश ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से इस एम्पावर वाले मेजर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। 44 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस स्ट्रैटेजी को नहीं लागू किया, और 53 कंट्रीज़ ऐसी आपको देखने को मिल पाएंगी जिन्होंने कंप्लीट बैन कर रखा है स्मोकिंग का इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि केवल आधे ही देश हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मोकिंग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस में इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और आधे लोग प्रमोट कर रहे हैं, उसको यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब कहने को कह सकते हो कि आधे देश हैं आज के समय पर जो आज के समय पर ये क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग को क्विट करने को लेकर काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चीज़ के ऊपर जोर दिया है भाई? देखो काफ़ी लोग क्या है ना कि जो ये पहले नॉर्मल ये तंबाकू वाली जो सिगरेट है इसको जो पिया करते थे, इसकी स्मोकिंग से शिफ्ट हो चुके हैं ई सिगरेट्स की तरफ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे WHO ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स तो और खतरनाक है। लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी आदत छोड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से लोगों को आदत और ज़्यादा बन जाती है। जो नए नए लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मोकिंग के जो इस फील्ड है इसमें उतरते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है, लेकिन ये भी बहुत हार्मफुल होता है दोस्तों। अलग अलग यहाँ पर इस प्रकार से जो इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर में दिखाई पड़ते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की वजह से। इसको भारत में बैन कर रखा है, ठीक है। बाकी एक और प्रॉब्लम है वो है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर ना आपने अवेयरनेस भी फैलानी है सभी जगह पर। और ये आपके देखो जो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब ये होता है कि देखो आप तो नहीं पी रहे हो सिगरेट, लेकिन आपका पड़ोस वाला व्यक्ति, आपके बराबर में कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो एक सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पी रहा है जो उसका स्मोक, उसका जो धुआं निकल रहा है ना, वो धुआं आपके भी नाक में जा रहा है। तो वो धुआं ही तो खतरनाक है ना, वो धुआं आपके भी लंग्स तक पहुंच रहा है, तो आपके लंग्स को भी उतना डैमेज करेगा जितना डैमेज उसे कर रहा है। हालांकि उसको डैमेज ज़्यादा होगा, लेकिन डैमेज आपको भी होगा, ध्यान रखना। तो इसी वजह से इसको हम लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि लगभग 8.7 मिलियन टॉबैको से रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं पूरे साल भर में, और ये जो 8.7 मिलियन का नंबर मैंने आपको बताया, इनमें से 1.3 मिलियन नॉन स्मोकर्स हैं। तो आप इमेजिन करो 8.7 मिलियन ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हुई है, हर साल मृत्यु होती है तंबाकू की वजह से। उनमें से 1.3 ऐसे जो कि तंबाकू खाते ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेकेंड हैंड स्मोक की चपेट में आ गए। समझ गए कि बराबर में खड़े थे, उसका धुआं से यहाँ पर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। घर में भी काफ़ी लोग सिगरेट पीते हैं, आसपास में छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर यह बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। जो सेकेंड हैंड स्मोक है सबसे ज़्यादा खतरनाक है बच्चे के लिए।
अस्थमा हो सकता है इससे, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा जन्मा होता है, उसकी डेथ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। और लगभग यहाँ पर 51,000 डेथ बच्चों की देखने को मिली है जिनकी उम्र 20 साल से कम है। और ये बच्चों की डेथ कैसे हुई है? इसी सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। तो आप समझ रहे होंगे स्मोकिंग कितना ज़्यादा डेंजरस और डिजास्टरस देखने को मिल रहा है। अब बात यह है कि भारत ने क्या क्या कदम उठाया, भारत ने किस तरीके से इस तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए काम किया है, इसमें हमारी प्रोग्रेस क्या है। तो इंडिया ने कई प्रकार के जो वार्निंग लेबल्स हैं उसको बढ़ा दिया है आज के समय पर। आपको पता होगा जो सिगरेट का डब्बा है उसके ऊपर भी क्या लिखा है, मतलब एक पिक्चर बना होता है, आपने देखा होगा, कैंसर हो जाएगा इसे पियोगे। तो इस प्रकार की वार्निंग लेबल्स दी जा रही हैं हर एक टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में। तो ये काम आज के समय पर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एड्स भी आज के समय पर आ रहे हैं कि भाई इसकी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सभी जगह पर वो एड्स आज के समय पर चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरा जो काम किया गया है, जो 85% ऑफ सिगरेट पैकेट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे उनके अंदर यानी 85% पैकेट्स में हेल्थ वार्निंग्स ऑलरेडी दे दी गई है, और फ्रंट पर भी है और बैक पर भी है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया जो है वार्निंग लेबल साइज वाली कैटेगरी में टॉप 10 कंट्रीज में आता है, जहाँ पे हमने बहुत सारे वार्निंग लेबल्स प्रोवाइड करवा रखे हैं एक पर्टिकुलर सिगरेट के डब्बे के ऊपर। और इंडिया ने यहाँ पर जो ई सिगरेट से इसकी सेल को भी बैन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। जो बेंगलुरु है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस देखा है इस तंबाकू के कंट्रोल के ऊपर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जहाँ पर नो स्मोकिंग जो साइन है वो डिस्प्ले करने लगे, नो स्मोकिंग साइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाने लगे, कैंपेन्स चलाने लगे कि भाई स्मोकिंग के क्या जो घातक नुकसान है वो देखने को मिल सकते हैं, सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाने लगा। तो जब अवेयरनेस फैला तो इससे लोगों की जो मौत है वो काफ़ी ज़्यादा कम होनी स्टार्ट होने लगी। तो बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है तंबाकू से जो हो रही डेथ थी उसके अंदर में, मतलब डेथ आज के समय पर कम हो रही हैं। क्लियर? आगे आते हैं। अब मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है इंडिया में? इंडिया में ये तंबाकू का कंजम्पशन किस लेवल पर हो रहा है इसको भी जानना ज़रूरी है, तभी तो हमारे जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो बात यहाँ पर यह है, इंडिया के अंदर लगभग 267 मिलियन एडल्ट्स बात करो, नहीं 15 साल या 15 साल से ऊपर वाले लोग, ठीक है। इनमें से कुछ और अपर एज के भी देखने को मिलेंगे, ये सब टोबैको यूज़र हैं, ये सब तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बात ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016-17 ने मेंशन की है, ठीक है। अब तंबाकू 2-3 तरीके से लिया जा रहा है, एक तो सिगरेट में भी तंबाकू ही भरा है, उसको यहाँ पर स्मोकिंग के थ्रू कंज्यूम किया जा रहा है, एक सीधा यहाँ पर बिना स्मोकिंग के भी कंज्यूम किया जा रहा है। दोनों तरीके के कंजम्पशंस भारत में आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं यही जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी है, एक मेजर कॉज ऑफ डेथ बना हुआ है, एक मेजर कॉज ऑफ डेथ और डिजीज़ बना हुआ है भारत के अंदर में। हर साल 1.3 मिलियन के आसपास डेथ हो रही है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है तंबाकू का, तो प्रोडक्शन के मामले में भी हम आगे हैं और कंजम्पशन के मामले में भी हम आगे हैं। और यहाँ पर कह सकते हो कि ये मैंने आपको केवल छोटी पॉपुलेशन बताई, उसके अलावा जब आप डेटा देखोगे तो हो सकता है यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका कंजम्पशन करते हों। और जो ऊपर रिपोर्ट डिस्कस किया है वो रिपोर्ट ही पुरानी है 2016-17 की। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा यार 2000+ लाइक्स का, आप उसको पहुंचा देते हो, आज भी आपने पहुंचाना है, ठीक है। बस इतना छोटा सा यार काम कर दिया करो, उसमें कुछ लग नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आपने बस खाली लाइक के बटन को प्रेस करना है। नाउ अगला आर्टिकल बात करता है प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो 28 जुलाई निकली है, 28 जुलाई को हमने प्लास्टिक ओवरशूट डे को, मतलब एक तरीके से उस दिन को हमने प्लास्टिक ओवरशूट डे की तरह देखा। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो कंसर्न है, प्लास्टिक की जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। बोला ये जा रहा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है आज के समय में वो मैनेजमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा है। मतलब जितना ऑलरेडी प्लास्टिक्स हमारे दुनिया भर में है, इंडिया भर में है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रीटमेंट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, प्लास्टिक्स को मैनेज करने की जो हमारी कैपेसिटी है, जितना हम प्लास्टिक्स को रोज़ कंट्रोल कर पाते हैं, उस कबाड़ को कंट्रोल कर पाते हैं, उससे ज़्यादा तो रोज़ प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। तो ये हालात आपको आज के समय पर देखने को मिलेंगे। और इसी भरपूर मात्रा में जो प्लास्टिक जनरेशन हो रहा है, फिक रहा है गार्बेज के अंदर में, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। ये सभी को पता है, इसमें कोई नई या स्पेशल बात नहीं है। अब पहली जो रिपोर्ट आई है प्लास्टिक ओवरशूट को लेकर, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे देश का जो मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स है, मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो कि जो गैप, यानी कि हमारी जो मैनेजमेंट कैपेसिटी, हम कितने कूड़े को या कितने प्लास्टिक को आराम से मैनेज कर सकते हैं,
और प्लास्टिक कंजम्पशन की कैपेसिटी कि भाई कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बीच का जो गैप होता है ना, उसी को हम लोग ये मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं, MWI। ठीक है, और वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है ये, यानी हम रोज मैनेज तो बहुत कम कर पाते हैं प्लास्टिक को, लेकिन मैनेजमेंट से ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट होता है, मैनेजमेंट से ज़्यादा प्लास्टिक कंज्यूम होता है डेली बेसिस पर। नाउ अब प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ने डिटेल में कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे ये जो रिपोर्ट इसने ये मेंशन किया कि साल 2023 में 6,86,42,999 टन्स ऑफ जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे नेचर में एंटर कर जाएगा। ये एडिशनल है, सब नहीं है। जो पहले हो चुका है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट वो तो हो चुका है, उसके अलावा इतना ज़्यादा टन, और आपको पता है 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, पता है ना। तो इतना करोड़ टन जो है ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये एंटर करने वाला है 2023 में। ये एडिशनल वेस्टेज है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइसिस मान सकते हो ये प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस को। रिपोर्ट ने ये बताया है इनमें से जो 12 देश हैं वो 12 देश टॉप के हैं, यानी वो 12 देश वो देश हैं जो कि कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्लास्टिक पोल्यूशन में। उनमें उन देशों में सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, और इन 12 देशों में से इंडिया भी है। इंडिया के अलावा चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, मेक्सिको, US, सऊदी अरेबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान और कजाकिस्तान। इन देशों में से भी अगर हम निकाल कर देखें आज के समय पर टॉप 3 देश, कितने टॉप 3 कंट्रीज़ जहां पर सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर, वो कंट्रीज़ कौन कौन से? तो नंबर 1 पर मोजाम्बिक, सेकंड नंबर पर नाइजीरिया, थर्ड नंबर पर कीनिया, और ये तीनों के तीनों देश अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और चौथे नंबर पर है भारत। भारत इस मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स के अंदर में चौथे नंबर पर आता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारा जो वेस्ट है वो जनरेट हुआ है, 98.55% का वेस्टेज जनरेट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब प्लास्टिक्स में आपको पता है एक तो शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक होती है और यही सबसे ज़्यादा है। शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक में आपने सुना होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होती हैं जो आप एक बार यूज़ करते हो फिर फेंक देते हो, यूज़ एंड थ्रो वाली। पानी की बॉटल्स हो गई, आपने यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया, कोई यूज़ नहीं आ रहा है उसका, तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं। इससे बहुत सारा प्लास्टिक जनरेट होता है हर साल, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का जो पर पर्सन कंजम्पशन है प्लास्टिक का वो 5.3 kg के आसपास है, जबकि दुनिया भर के एवरेज देखोगे तो दुनिया भर के एवरेज 20.9 kg का है, यानी दुनिया भर के कंपैरिजन में फिर भी भारत के अंदर में पर पर्सन के हिसाब से प्लास्टिक का कंजम्पशन कम है, लेकिन है ज़रूर। अब क्वेश्चन ये है कि तो प्लास्टिक क्यों कर रहे हैं यूज़? देखो, यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक का एक तरफ इंपॉर्टेंस भी है। भाई हर जगह पे कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। आप जहाँ पे बैठे होंगे कहीं ना कहीं आसपास देख लो, बहुत सारी प्लास्टिक आपको मिल जाएगी, है ना। सबसे पहली चीज़ यूज़ हो रहा है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर में। भाई खाने की पैकिंग आज के समय पर प्लास्टिक्स में हो रही है, ताकि यहाँ पे जो वो आइटम है, जो फूड आइटम हमने जिसे प्लास्टिक में पैक किया है, वो फूड आइटम लंबे समय तक चल सके, फूड वेस्टेज कम से कम हो सके, समझ गए। और इतना ही नहीं, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है, सिरिंजेस के अंदर, आर्टिफिशियल जॉइंट्स में, मॉडर्न दवाइयों में भी यहाँ पर जो प्लास्टिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इंप्रूव करता है लोगों की। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पेशेंट है उनके केयर का ध्यान रखना है जब दवाइयों में यूज़ हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी में प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है। जो हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप जिसको कह सकते हो, तो यहाँ पे प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है। इन प्लास्टिक्स का यूज़ करके जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उसको थोड़ा और लाइटर बना रहे हैं। प्लास्टिक का यूज़ कर करके गाड़ियाँ थोड़ी हल्की बन रही हैं, और हल्की बनने से क्या होगा, वो तेल कम खाएंगी। अगर प्लास्टिक की जगह कोई मेटल यूज़ करेंगे गाड़ी को बनाने में, तो क्या होगा, गाड़ी भारी बनेगी, और जितनी भारी होगी उतनी ज़्यादा उसके में तेल चाहिए होगा, उतना ज़्यादा उसको पावर चाहिए होगा चलने के लिए, और उतना ही ज़्यादा वो फिर पोल्यूशन करेगी जितना तेल खाएगी। समझ गए। तो यहाँ भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद वाटर कंजर्वेशन की बात आई। भाई कई सारी प्रकार की प्लास्टिक्स होती हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक आज के समय पर यूज़ होती हुई नजर आएगी। कई हमारे पाइप्स वगैरह होते हैं, पाइप्स के अंदर प्लास्टिक का यूज़ होता है, इरिगेशन सिस्टम में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो पाइप वगैरह से भी जो लीकेजेस वगैरह है वो ज़्यादा कम हो रहे हैं, पानी को बचाने के ऊपर थोड़ा फोकस किया जा रहा है, इरिगेशन बढ़िया हो रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, प्रॉपर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इन पाइप्स के माध्यम से। समझ गए। तो ये प्लास्टिक का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है, लेकिन हमें एक जो लिमिट होती है ना उसको पार नहीं करना चाहिए। वो लिमिट आज हम क्रॉस कर चुके हैं, और उस लिमिट को क्रॉस करके बहुत आगे निकल चुके हैं। नाउ अब इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर इशू क्या है, दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत यही कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर जनरेशन हो रहा है तो हमारे पास में उपाय ये होना चाहिए था कि हम उसका मैनेजमेंट भी कर सकें।
कि भाई वो जो कूड़ा है उसका हमें ये काम करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में नहीं है। ज़्यादातर जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है सेग्रीगेशन करने की, यानी कि जो गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा कौन सा है, इसको अलग करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे रिसाइकिल किया जाएगा, कैसे वापस में यूज़ किया जाएगा, वापस यूज़ किया जाएगा, कोई यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, और है भी तो बहुत कम है, ना के बराबर है। समझ गए? फिर एट द लास्ट क्या होता है, वो जो प्लास्टिक वो पड़ा पड़ा उसको लैंडफिल में डाल दिया जाएगा, एक पूरा पहाड़ इकट्ठा कर दिया जाएगा, पहाड़ बना दिया जाएगा, या फिर गड्ढा खोद के उसमें डंप कर दिया जाएगा। लेकिन होगा क्या, उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो हमारे एनवायरमेंट पे होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक कई 100 सालों तक एनवायरमेंट में ऐसे ही रहने वाला है, गलेगा, हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करेगा। उसके साथ साथ जो हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भारत जो है, कह सकते हो जो प्लास्टिक वेस्ट है, हमारा प्लास्टिक वेस्ट का केवल 12.3% हम उसको रिसाइकिल करते हैं, बाकी 20% को जला देते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठ पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली दिक्कत यही है। सेकंड जो दिक्कत है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। भाई सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट आज के समय पर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। प्लास्टिक के बैग आ रहे हैं, वो पॉली बैग को बैन करने की बहुत कोशिश की, पिछले साल जुलाई में यहाँ पर आपको पता होगा कितनी कोशिश की, आज भी पॉली बैग यूज़ हो रहे हैं कहीं सब जगह पर। बॉटल्स, मैं तो कहूँगा कि हम लोग शुरू कर सकते हैं, आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, उन पॉली बैग्स को इग्नोर कर सकते हो, है ना, अपने घर में आप लाना बंद कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ हमें अकेले करने से नहीं होगी, सबको साथ में मिलकर करने से होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऑब्वियसली हम शुरुआत कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं इसके बारे में, लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंकरेज कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं उसको करने में कुछ तो होगा। ठीक है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आप देख पाओगे जैसे से हमारी प्लास्टिक बैग्स हो गई, बॉटल्स हो गई, स्ट्रॉ, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक वेस्ट में तुरंत हम लाते हैं। पैकेजिंग थी, खोली, प्लास्टिक फेंक दी, वो प्लास्टिक कहाँ गई, सीधा एनवायरमेंट के अंदर आ गई। और ये जो आइटम होते हैं एक बार यूज़ करके फेंकने वाले होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा अगेन प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो प्लास्टिक है फिर बैग जाता कहाँ है लास्ट में, फिर उसके बाद इससे मैरीन पॉल्यूशन क्रिएट होगा, है ना। वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे समुद्र तक पहुंचेगा, समुद्र तक पहुंचेगा तो सीधा हमारी जो इकोसिस्टम है, पूरा मैरीन एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो मछलियां हैं प्लस और ज़्यादा एनिमल्स हैं, प्लांट्स स्पीशीज़ हैं, वो सब बर्बाद होंगी। वो सब बर्बाद होंगी तो टूरिज़्म आप कह सकते हो वो भी डिप हो जाएगा, टूरिज़्म के अंदर भी यहाँ पे गिरावट आ जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंसान को कुछ नहीं होगा, केवल एनवायरनमेंट को होगा। अब एनवायरनमेंट को होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेचर भी पलट कर जवाब देगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल नहीं करते हैं या प्लास्टिक वेस्ट को जलाते हैं, क्योंकि इंडिया में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है उसका 20% जलाया जा रहा है, जलाकर उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर जलाते हैं तो उससे आपको पता होगा कितना ज़्यादा काला धुआं, उसमें केमिकल्स और टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। इससे सीधा जब आप जलाओगे उस डंप साइट को तो आसपास के जो एरियाज़ हैं वो सब के सब लोग बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आज के समय की पूरी समस्या। आई होप आपको बात क्लियर हो चुकी है। दोनों आर्टिकल बहुत रेलिवेंट थे मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ में इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, इस वजह से मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है। मोबाइल फ़ोन एक एप्लीकेशन है राजमार्ग यात्रा, तो ये क्या है थोड़ा समझते हैं। हाल ही में जो हमारा एक बॉडी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस बॉडी का मेन काम है जो हमारे हाईवेज होते हैं उनको मेंटेन करने का। अब इस NHAI ने एक और स्टेप ये उठाया कि एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, मोबाइल एप्लीकेशन। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे आप एप्पल यूज़र हो, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से जो ट्रैवलर्स हाईवे पर जो ट्रैवल करते हैं लोग, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपनी गाड़ी से हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन नेशनल हाईवेज के बारे में, कौन सा हाईवे कहाँ पर जुड़ रहा है, कौन सा हाईवे से जाना बेहतर रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। उसके अलावा हाईवे से रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्लेंट आती है तो आप उस कंप्लेंट को कहीं ना कहीं दर्ज करवा सकते हो, तो आपकी कंप्लेंट का जो सॉल्यूशन होगा वो तुरंत दिया जाएगा। प्लस ये जो ऐप है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है आज के समय पर इसमें 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, बस हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर ये अवेलेबल है और दूसरी कोई भाषा नहीं है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़, आपको हाईवे की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एक रिपोजिटरी कह लो या डिपॉजिटरी कह लो, एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर हमारे नेशनल हाईवे यूज़र्स जो हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नेशनल हाईवे की इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर होने वाली है।
आपको रियल टाइम वेदर कंडीशन, ब्रॉडकास्टिंग नोटिफिकेशन, है ना, हाईवे कौन सा हाईवे के पास कौन कौन से टोल प्लाजा हैं, पेट्रोल पंप हैं, हॉस्पिटल है, होटल्स हैं, दूसरी एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो सब का सब डेटा आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, ताकि आपकी जर्नी और इजी हो जाए, कहीं भटकना पड़े, ये भटकना ना पड़े ये चीज़ ढूंढने के लिए, वो चीज़ ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई कंप्लेंट, तो आप कंप्लेंट जैसे ही दर्ज करवाओगे तुरंत यहाँ पे सोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा जो फास्टैग सर्विसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इसी के अंदर इस एप्लीकेशन में कुछ और सर्विसेज को भी इंटीग्रेट किया गया है, कुछ और सर्विसेज को भी ऐड किया गया है, ठीक है, अलग अलग बैंक पोर्टल्स के साथ में मिलकर। तो काफ़ी आसान हो जाएगा यूज़र्स के लिए कि वो अपने फास्टैग को ये रिचार्ज कर सकें, क्योंकि आपको पता होगा कार के ऊपर फास्टैग लग रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो ऊपर टोल प्लाजा होता है वो स्कैनर लेने के बाद में आपका अमाउंट कटता है, तब गेट खुलता है, आप निकलते हो, पता होगा इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को। तो ये जो यहाँ पे फास्ट टैग्स हैं इनको रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्ज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको सारी सर्विसेज यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर ये प्रोवाइड करवाएगा, समझ गए। प्लस अगर कोई आप गाड़ी तेज चला रहे हो ओवर स्पीड में, तो ये ऐप क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा भाई गाड़ी हल्की कर लो, तो आपकी सेफ्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक ये ऐप देखने को मिलने वाला है, आपकी जर्नी को काफ़ी सेफ, एन्जॉयबल और कह सकते हो कि सबसे बड़ी चीज़ स्मूथ बना सकता है। ये बात इस एप्लीकेशन के अंदर में है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आपने थंबनेल वाला आर्टिकल देखा होगा कि इटली का जो वेनिस शहर है, ठीक है, वेनिस के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, तो वेनिस जो शहर है इटली का, वहाँ पर इतने सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि वो जो शहर अपनी सुंदरता को खोता चले जा रहा है। और जो भी शहर हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, एक विरासत वाली जो लिस्ट बना रखी है उसमें उसने डाल रखे हैं, उस लिस्ट से इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो यूनेस्को हेरिटेज डेंजर लिस्ट अलग से बनाई गई है, इस लिस्ट के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो हाल ही में जो यूनेस्को के एक्सपर्ट्स हैं, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने हाल ही में, यूनेस्को के जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने एक नई रिपोर्ट के अंदर ये बोला है कि जो इटालियन सिटी है, इटली का एक शहर है वेनिस, वेनिस को हमें इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर वाली लिस्ट में डाल देना चाहिए। यानी जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दुनिया भर की यूनेस्को के अंडर में, अगर वो खतरे में है तो खतरे वाली लिस्ट अलग है, तो खतरे वाली लिस्ट में इसको डाल देना चाहिए। अब ये डेंजर लिस्ट क्या है दोस्तों, डेंजर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें वो वाले हेरिटेज डाले जाते हैं जो विरासत खतरे में है। खतरे जैसे कहीं पर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है किसी एरिया में, भूकंप आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनिमल्स की पोचिंग हो रही है, या फिर जो टूरिस्ट डेवलपमेंट है वो मतलब काफ़ी अनचेक हो चुका है, या फिर अर्बनाइजेशन पूरी तरह से अनकंट्रोल वे में उस एरिया में पूरी तरह से शहरीकरण हो चुका है, लोग आके बस चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो जनरेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एरिया को, जिसको कह सकते हो कि एक हेरिटेज का टैग दिया गया था, उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिटेज साइट इन डेंजर, खतरे में है वो, तो वाली लिस्ट के अंदर उसको डालने की बात की जाती है। तो यूनेस्को ने कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अपने गाइडलाइंस, नियम कानून वगैरह सेट कर रखे हैं अपने 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि डिसाइड करता है कि ये जो एरिया है या फिर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो जगह है ना, ये खतरे में है या नहीं है, इसको कोई खतरा है या नहीं है, अगर है तो इसको यहाँ पर उस डेंजर वाली लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ना यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर से याद रखना। यूनेस्को जो है इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये यूनाइटेड नेशन की ही अपनी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर पेरिस में देखने को मिलेगा। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम UNESC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस यूनेस्को का मेन गोल क्या है, यूनेस्को का मेन गोल है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को साथ में मिलकर लेकर आना। यूनेस्को का मेन मकसद है यहाँ पर पीस, सिक्योरिटी को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना, जो अलग अलग नेशंस हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। कोलैबोरेशन को कैसे प्रमोट करना है, एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, साथ ही साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंटर कल्चरल डायलॉग्स हैं, उनको प्रमोट करने का काम करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट गोल माना जाता है यूनेस्को का। क्लियर हो गया, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पे, अच्छा ये वाला आर्टिकल वैसे आपको याद होगा, मैंने कल के द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो इस यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है पेरुसेटस कोलोसस। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भारी जानवर आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इस पेरुसेटस कोलोसस, इस जानवर के जो फॉसिल्स हैं, जो उसके जीवाश्म हैं, वो पेरू में मिले हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो पेरुसेटस कोलोसस के बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में आपसे टेक्स्ट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बोला जा रहा है कि जो ये नए नए फॉसिल मिले हैं, नई हड्डियाँ मिली हैं,
इससे पता चलता है ये एक वेल की प्रजाति है और जो ये वेल है ये लगभग 38 मिलियन साल पुरानी वेल है। साइंटिस्ट ने माना है कि पृथ्वी पर अगर सबसे भारी कोई जानवर है तो वो ये वेल है, इवन डायनासोर से भी ज़्यादा भारी। इसका वेट कितना है? जो हमारे ये पेरोसेटस कोलोसस होते हैं ना, इनका वेट 85 से लेकर 340 टन्स के आसपास हो सकता है। जी हाँ, टन्स। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। 1000 किलोग्राम 1 टन में होता है। तो अगर ये जो पेरोसेटस कोलोसस से बिलोंग करने वाली जो वेल है, ये अगर सबसे छोटे साइज़ की है, बहुत ही छोटे साइज़ की, तो उसका वेट भी 85 टन होगा। और सबसे बड़ी साइज़ की जो जायंट साइज़ की होगी उसका वेट लगभग 340 टन्स के आसपास होगा। और जो अभी यहाँ पर मिली है वेल, बताया जा रहा है इसका वेट 340 टन था, 340 टन्स। और जो हड्डियाँ मिली हैं अभी इस वेल की, बहुत बड़े बड़े साइज़ की हैं। और एक एक हड्डी का जो वज़न है वो लगभग 5 से 8 टन के आसपास है। 5000 से लेकर 8000 किलोग्राम के आसपास हड्डी का वज़न। ठीक है, ये आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या ही होगा वो फिर एनिमल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे तो इस एनिमल की अपने आप में खास बात है, जैसे कि ये एनिमल ना पानी के अंदर डाइव करता है। कैसे? अपने लंग्स में हवा को भरकर। लेकिन यहाँ पे देख पाओगे जो लंग्स में हवा भरकर जब ये डाइव करता है, थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कर सकता है। इसमें कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिल पाएंगी। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो इसका मेल नहीं खाते हैं। मेल मतलब कि जो वेल्स हैं, वेल्स आज के समय की जो सबसे बड़ी वेल अगर ब्लू वेल होती है तो उसका वजन भी 190 टन्स के आसपास होता है। तो ये वेल से कई गुना ज़्यादा बड़ी स्पीशी है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, पेरोसेटस कोलोसस। समझ गए इस बात को? चलो आते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में इन स्पेस की बात की जा रही है। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट मेकर, क्या प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखो हमारे पास में एक सरकारी स्पेस एजेंसी है जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी यूएसए की नासा है उनकी स्पेस एजेंसी। अलग अलग देशों की अपनी स्पेस एजेंसी उनकी सरकार के अंडर में आती है। लेकिन जब आप दुनिया भर की कंट्रीज़ को देखते हो तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने का काम किया है। फॉर एग्जांपल यूएसए में आपको स्पेस एक्स देखने को मिलेगा। स्पेस एक्स किसका है? इलॉन मस्क का है। वो भी एक स्पेस एजेंसी है, लेकिन वो स्पेस एजेंसी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। नासा उनकी सरकार की एजेंसी है। वैसे ही आप देख पाओगे भारत का इसरो, ये सरकार की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर वाली एजेंसीज भी देखने को मिलेंगी, लेकिन उनको अभी इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही हैं, आप कह सकते हो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट को सपोर्ट करने के लिए, या प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस वाले सेक्टर्स इनको सपोर्ट करने के लिए जो इन स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है इसको लाया गया था। और अभी न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो सैटेलाइट मेकर हैं, जो सैटेलाइट को बनाते हैं लेकिन प्राइवेट वाले, तो इन्होंने यहाँ पर मतलब एक एक्सपेक्टेड है कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अभी इन स्पेस में भेजने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसी वजह से आपको इन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। तो इन स्पेस बेसिकली एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि काम करती है एक ऑटोनोमस एजेंसी की तरह, यानी खुद से डिसीजन लेने का काम करती है ये बॉडी इन स्पेस। और ये जो बॉडी है ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करती है, तो आपको ध्यान में रखना है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आती है। सिंपल है भाई, स्पेस की बॉडी तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आएगी। क्लियर? इस बॉडी का मेन काम यह है कि हमारा पूरा का पूरा जो ये स्पेस सेक्टर है इसके अंदर कुछ बदलाव करना। बदलाव कैसे करना? कि प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट प्लेयर्स का उसको बढ़ाना, कि भाई प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी हैं भारत में, उनको भी एक वैल्यू मिलनी चाहिए, उनको भी एक प्रमोशन मिलना चाहिए। और इवन अगर प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हमारे भारत में सक्सेसफुल होती हैं बढ़िया तरीके से, तो इससे फ़ायदा सीधा इसरो को ही मिलेगा। इसरो यहाँ पर जो भी और छोटे मोटे काम होते हैं और छोटे मोटे लॉन्चिंग्स होती हैं वो यहाँ पर प्राइवेट स्पेस एजेंसी से करवा सकता है। इसरो और बड़े बड़े रिसर्चेस करने में लग सकता है, जैसे आज के समय पर यूएसए में होता है। छोटे छोटे काम यहाँ पर इन प्राइवेट स्पेस कंपनी, फॉर एग्जांपल स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, इनको सौंप देती है नासा। समझ गए? तो इन स्पेस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनको यहाँ पे प्रमोट किया जाए, इनको यहाँ पर आगे बढ़ाकर निकाला जाए। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इसरो खुद जो है इनकी मदद करने वाला है। और इसी इन स्पेस का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद यानी भोपाल में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, भोपाल के अंदर आपको ये हेडक्वार्टर देखने को, भोपाल और अहमदाबाद में यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है महानदी रिवर की। आपको पता है कि नदियों को लेकर कई बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे महानदी रिवर को लेकर कुछ की फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, कारण भी तो पता होना चाहिए। तो ओडिशा की सरकार ने हाल ही में
जो महानदी जहाँ से बहती है ना, उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस हैं, बाढ़ आने के चांसेस है। तो इस वजह से यहाँ पर ये, क्योंकि बारिश खतरनाक हो रही है, बाढ़ आने के चांसेस है, इस वजह से यहाँ पर इसको यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया। तो इस वजह से महानदी नदी के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो महानदी जो रिवर है ये एक ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। अब ये जो वर्ड है अपने आप में कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। पहली बात, ये पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती हैं दोस्तों? पेनिनसुलर वो रिवर होती हैं जो भारत के पेनिनसुला वाले रीजन में बह रही होती हैं। भारत का पेनिनसुला रीजन मतलब जो भारत का निचला हिस्सा है ना, सदर्न पोर्शन, जहाँ पर आप देख पाओगे ये तीनों तरफ समुद्र देखने को मिलता है। पेनिनसुला उसे ही बोलते हैं जो तीनों साइड समुद्र से घिरा हुआ हो, उसी एरिया को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुला वाला रीजन है, यहाँ पर ना कई सारी नदियाँ आपको बहती हुई नजर आएंगी और यहीं पर एग्जैक्टली महानदी भी बहती है, ये आप देख पाओगे। तो महानदी कहाँ से निकलती है? पहली चीज़ ये दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सिहावा आपको नजर आएगा। सिहावा से ये महानदी निकलती है और इस तरीके से महानदी सिहावा से निकलकर इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जैसे सियोनाथ, मांड, इस प्रकार की जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो आकर इसमें जुड़ जाती हैं। तो सिहावा से ये नदी निकलकर इस तरीके से ओडिशा से होते हुए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये ओडिशा से होते हुए सीधा निकलकर जो ये इधर बे ऑफ बंगाल है जो, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाला जो समुद्र का हिस्सा है, इस वाले समुद्र में ये नदी आकर गिर जाती है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये महानदी है जो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है और इस तरीके से आकर यहाँ पर ओडिशा से गुजरकर ये हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर गई, इस वाले समुद्र वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये क्या है? एक ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये ईस्टर्न साइड में बह रही है, पता ही है ना, ये ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड हो गया, ऊपर हमारा नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो नदी इधर बह रही है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से निकली, ऐसे बह के बे ऑफ बंगाल में गिर गई। क्लियर? आगे आते हैं। ओरिजिन की बात करेंगे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो सिहावा रेंज ऑफ हिल्स हैं वहाँ से ये निकलती है। सिहावा जो रेंज ऑफ हिल्स, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ के धमतारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। लेंथ की बात करेंगे तो 860 किलोमीटर की इसकी लेंथ है बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिरने से पहले। और उसके बाद ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। केवल 2 राज्यों से यहाँ पर ये जो महानदी है वो गुजरती है। लेकिन इसका जो कैचमेंट एरिया है, कई सारी आसपास से छोटी छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ आती हैं, इससे जुड़ जाती हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ और जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं हमारे झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के, वो भी यहाँ पर इस नदी के थ्रू कवर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो ये नदी है इसके आसपास काफ़ी सारी पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल इंडियन हिल्स नॉर्थ साइड में इस नदी के, साउथ साइड में क्या, साउथ और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्ट में माइकल हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी महानदी की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों को लेकर सवाल बन जाता है। तो महानदी की जो सहायक नदियाँ इनमें एक है सियोनाथ रिवर, दूसरी है जोंक रिवर, तीसरी हसदेव रिवर, चौथी मांड रिवर, पांचवी आईबी रिवर, छठी ओंग रिवर और सातवीं टेलन रिवर। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो कि सहायक नदियाँ हैं किसकी? हमारी महानदी की। महानदी के ऊपर ही हीराकुंड डैम भी है। हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम आपको देखने को मिलेगा, 26 किलोमीटर्स का है। इसको बनाया गया है महानदी नदी के ऊपर, महानदी रिवर के ऊपर में, स्पेशली ओडिशा के अंदर में, क्योंकि महानदी नदी आपको पता है ये ओडिशा से भी गुजरती है। तो ये जो डैम है इसका यूज़ किया जा रहा है इरीगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए और पावर जनरेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ में जो हमारा बिजली का उत्पादन है उसके लिए। वहीं पे पास में चिलिका लेक भी है। ठीक है, चिलिका लेक भी आपको जस्ट पास में ही देखने को मिलती है। देखता हूँ मैप में है प्रेजेंट या नहीं, तो वैसे मुझे यहाँ पर मैप में प्रेजेंट नहीं दिख रही है। यहीं पर पास में आपको ओडिशा के पास में चिलिका लेक नज़र आएगी। तो बोला ये जाता है कि जो चिलिका लेक है ना, वो कहीं ना कहीं आज के समय पर रामसर साइट में उसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड का कैटेगरी में डाला हुआ है। और उसका जो 61% पानी है, 61% वो महानदी रिवर से ही पूरा हो पाता है। ठीक है, एग्जैक्टली जो महानदी रिवर की जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, दाया और भार्गवी, ठीक है, उनसे यहाँ पर पूरा हो पाता है, ऐसा यहाँ पर एग्जैक्टली बोला गया। फिर उसके बाद में मेंशन किया जा रहा है दोस्तों कि जो ये महानदी नदी है, ये आज के समय पर सेकेंड नदी है हमारे पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर में, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा वाटर पोटेंशियल रखती है। पहली रिवर वो है गोदावरी नदी। पहली नदी गोदावरी नदी है जिसमें काफ़ी सारा पानी है, वो भी पेनिनसुलर रिवर है, यानी इसी वाले पर्टिकुलर रीजन में है, और वो भी कह सकते हो ईस्ट में फ्लो हो रही है और उसके पास भी वाटर पोटेंशियल बहुत है। सेकंड नंबर पर गोदावरी के बाद जो नदी है वो यहाँ पे हमारी महानदी है। गोदावरी आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये ऊपर महानदी दिख रही होगी। क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में SII पोर्टल के बारे में बात की जा रही है। SII पोर्टल का मतलब है स्टडी इन इंडिया पोर्टल।
तो जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन्होंने हाल ही में इस पोर्टल, इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिस वेबसाइट का मेन मकसद है या जो इसका विजन है वो ये है कि भारत की जो एजुकेशन है इसको फॉरेन स्टूडेंट्स तक प्रमोट करना। विदेश का अगर कोई इस बच्चा आकर पढ़ना चाहता है इंडिया में तो वो आराम से पढ़ सके, ये हमारा मेन गोल है। तो ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है ना, ये एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, एक पूरी वेबसाइट है जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। भारत के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देगी ये वेबसाइट। इस वेबसाइट का मेन मकसद यह है कि भारत को एजुकेशन के मामले में एक ग्लोबल हब बना दिया जाए। दुनिया भर के बच्चे इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आकर एडमिशन लें, यहाँ पर आकर पढ़ाई करें। उनको क्या क्या प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर करने वाले हैं, तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल प्रोग्राम्स हो गए, प्लस कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के जैसे योगा, आयुर्वेदा, क्लासिकल आर्ट्स, इस प्रकार के प्रोग्राम्स ऑफर करने वाले हैं। ये जो वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकेडमिक फैसिलिटीज़ की, रिसर्च सपोर्ट की, हर एक चीज़ की। प्लस यहाँ पे कह सकते हो एक वन स्टॉप स्पॉट होने वाला है, यानी इकलौती जगह है स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टूडेंट सारा काम यहीं से कर पाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, अपना मन पसंदीदा जो कोर्स है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है वो हो गया, उसको ऑफ़र लेटर जो है मतलब रिसीव होना इंस्टीट्यूट से, सारा काम यहाँ पर केवल एक वेबसाइट से होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो इसी वेबसाइट के पास में एक और प्रोविज़न भी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में। एक इंस्टीट्यूट के साथ साथ 2-4 और इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब उनकी चॉइस का कोर्स मिल रहा हो उस इंस्टीट्यूट के अंदर में। समझ गए? तो यहाँ पर इंडिया को एक एजुकेशन के मामले में एक इंटरनेशनल लेवल पर हब बना देना, ये हमारा मेन टारगेट है इस स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू 2018 में। इसी के तहत यहाँ पर जो ये पोर्टल है वो अभी तैयार किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में पपुआ न्यू गिनिया के बारे में बात की जा रही है। पपुआ न्यू गिनिया बेसिकली एक कंट्री का नाम है, तो एक आइलैंड कंट्री है जो कि हमारे पैसिफिक ओशन में है। इसके आसपास कुछ और छोटी छोटी कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना एक इसके थोड़े साइड में एक न्यू गिनिया नाम का भी एरिया देखने को मिलेगा, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया में देखने को मिल जाएंगे। नेबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पपुआ न्यू गिनिया के आसपास, पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये एग्जैक्टली आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा और इधर यहाँ पर आपको ये पपुआ न्यू गिनिया नाम का देश नज़र आएगा। आइलैंड वाइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है। यहीं पर इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। तो इसके आसपास काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, पलाऊ है, नाउरू है, सोलोमन आइलैंड्स है, नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपसे पूछा गया इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। इंडोनेशिया वेस्टर्न साइड में है, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, सोलोमन आइलैंड साउथ वेस्ट में है। इसकी कैपिटल पोर्ट मोर्सबे हो गई, ये मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर आप मतलब आइलैंड वगैरह देखोगे तो बहुत पहले ही इस पूरे मामले को सेटल किया गया है। इसमें जो भाषा यूज़ की जाती है मेनली इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम लोग एवरीडे के यानी रोज़ाना के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है तोकपेसन। और लैंग्वेज वाइज बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर 800 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। ठीक है, रिलीजन की बात करेंगे तो पपुआ न्यू गिनिया में सबसे ज़्यादा आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी, तो क्रिश्चियंस को सबसे ज़्यादा हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पपुआ न्यू गिनिया एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री बन चुका था 1 दिसंबर 1973 को। 1 दिसंबर 1973 में अपने आप इसने खुद को गवर्न करना स्टार्ट किया और इस देश को जो आज़ादी मिलती है वो 16 सितंबर 1975 में मिलती है। ये जो पपुआ न्यू गिनिया नाम का कंट्री है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब यहाँ पर संविधान भी है लेकिन साथ ही साथ में एक राजा भी है जो कि सबको रूल कर रहा होगा। प्लस ये जो आज के समय का हमारा कॉमनवेल्थ वाले कंट्रीज़ है ना, तो ये पपुआ न्यू गिनिया कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है। दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक ब्रिटिश मोनार्क होते हैं, अंग्रेज़ों को रिप्रेजेंट करने वाले मोनार्क हैं जो कि यहाँ पर एक गवर्नर जनरल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वो इस पपुआ न्यू गिनिया के हेड होंगे। बाकी यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा, मतलब एक राजा भी होगा ब्रिटिशर्स का, और इधर यहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी होगा जो इस सरकार का हेड होगा। तो दोनों लोग आपको देखने को मिल पाएंगे। भले ही देश आज़ाद हो गया लेकिन कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, तो यहाँ पर ब्रिटिश मोनार्की चल रही है जैसा यूके में चल रही है, एक राजा भी साथ ही साथ में सरकार भी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी NLOS की बात की जा रही है। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से दोस्तों आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ समझ गए होंगे। दुश्मन का जो टैंकर होता है उसको उड़ाने के लिए, उस टैंकर को तबाह करने के लिए मिसाइल बनाया गया है जिसको आप इस तरीके से रख कर चला सकते हो और उस दुश्मन का टैंकर ख़त्म हो जाएगा इस मिसाइल से।
तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है उन्होंने हाल ही में इसराइल का जो ये स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसको रिसीव किया है। तो इसराइल ने अभी ये मिसाइल्स हमें दिए हैं। तो ये मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, छोड़ो और भूल जाओ। और सीधा क्या होगा, ये टैंक पर अटैक करेगा। इस मिसाइल के अंदर में आप ऊपर जो उसका वॉर हेड होता है वहाँ पर बॉम्ब्स भी यूज़ कर सकते हो, हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स यूज़ कर सकते हो। इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ में जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है इसराइल के अंदर में बेस्ड है, इसी कंपनी के थ्रू ये जो है ये बनाया गया है। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये अवेलेबल है हमारे मैन पोर्टेबल में। मतलब एक इंसान जो है इस पूरे सिस्टम को कैरी कर सकता है आराम से। कैरी करने के साथ साथ यहाँ पर व्हीकल लॉन्चर वाला सिस्टम भी है। आप इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हो, वो वाला वेरिएंट भी है। यानी जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो मिसाइल है ऐसा नहीं है इंडिया पहली बार यूज़ कर रहा है, कई सारी ऑलरेडी कंट्रीज यूज़ कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे 38 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी, इंडिया के अलावा नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, पेरू, स्पेन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, यूके, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सभी कंट्रीज़ इस स्पाइक का यूज़ कर रही हैं। ये जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसका यूज़ कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर यह है कि ये 30 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। 30 किलोमीटर दूर अगर दुश्मन का टैंक है तो उसको ये मिसाइल आराम से उड़ा सकती है। इसका वज़न लगभग 71 kg के आसपास देखने को मिलता है। प्लस इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, आराम से अपने टारगेट को देख सकते हो। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स का यूज़ कर सकते हो ताकि टैंक को पूरी तरह से तबाह किया जा सके, या एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जो भी आपने अभी पूरे के पूरे इस लेक्चर में सुना है उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। तो देखना आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, कितने नहीं करते हो। तो स्टार्टिंग में पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आपने आंसर फटाफट लाइव चैट में देना है। फिर लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इन स्पेस को लेकर, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो बॉडी है ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये IN यानी इन स्पेस है इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है उसको भारत की स्पेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इसकी पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जा सके। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महानदी रिवर को लेकर। महानदी नदी को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, बताएं इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मैनी? तो पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक मेजर वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो महानदी नदी है ना, ये महानदी रिवर ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य से बहती है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ये रिवर कह सकते हो हमारे देश की पहली पेनिनसुलर रिवर है जिसके पास में बहुत ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है। तो बताओ यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन A केवल 1 सही है, ऑप्शन B केवल 2 सही है, ऑप्शन C तीनों सही है, या ऑप्शन D 1 भी सही नहीं है। ना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लेकर। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये स्टडी इन इंडिया जो पोर्टल है ये एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी किसको लेकर? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर, भारत के अंदर जो ये संस्थाएं हैं इसको लेकर। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक वन स्टॉप स्पॉट होने वाला है, एक जगह ऐसी होने वाली है जहां पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, बाकी अपना कोर्सेज वगैरह या उनको जो ऑफर लेटर रिसीव होगा सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से हो पाएगा। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पपुआ न्यू गिनिया के बारे में पूछा गया। पपुआ न्यू गिनिया को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि पपुआ न्यू गिनिया एक प्रकार की आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला कंट्री है जो कि हमारे कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं? नेक्स्ट आर्टिकल में आपसे पूछा गया है जो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट है NLOS, ठीक है, स्पाइक वाला जो बेसिकली यहाँ पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको डेवलप किया गया है कौन से देश के थ्रू? फटाफट बताओ। ऑप्शन A USA, B फ्रांस, C इजराइल या फिर D इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेरोक्सेटस कोलोसस हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? ऑप्शन A क्या ये नया
न्यूली फाउंड बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशी है, ऑप्शन सी क्या ये एक सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है, या फिर ऑप्शन डी क्या ये एक वेल की स्पीशी है। तो बताओ इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यूनेस्को के बारे में, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनेस्को को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यूनेस्को एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो यूनेस्को है इसका मेन मकसद है शांति को, सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना। और ये शांति कैसे बनाएंगे, आपस में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन किया जाएगा एजुकेशन, साइंस और कल्चर के माध्यम से। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों गलत हैं। ना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है, कौन सा नहीं, कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, ये जो राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के थ्रू। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो एप्लीकेशन है ये आज के समय पर भारत में सभी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सभी भाषा यहाँ पर अवेलेबल हैं। थर्ड स्टेटमेंट, ये एक प्रकार का वन स्टॉप रिपोजिटरी है जहाँ पर नेशनल हाईवे यूज़र्स को सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी इस नेशनल हाईवे को लेकर। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे, आई होप करे होंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको सभी के आंसर्स बताने शुरू करूँगा। मैं चाहता हूँ आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए हों, ठीक है। तो लास्ट में स्कोर ज़रूर लिख कर जाना, पहले चेक कर लो कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा गया था राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, एक गलत है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, बीच वाला गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये हर एक भाषा में अवेलेबल नहीं है, केवल इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था यूनेस्को के लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी भी है, प्लस इसका काम पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है दुनिया भर में। फिर आपसे पूछा गया पेरुसेटस कोलोसस को लेकर कि बताओ ये क्या है। तो एक प्रकार की वेल की स्पीशी है जो कि सबसे बड़े साइज़ की है, अभी हमने डिस्कस किया था। फिर पूछा गया जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये कौन से देश के थ्रू डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इजराइल के थ्रू डेवलप किया गया है, रिसेंटली भारत के पास में आया है। फिर आपसे पापुआ न्यू गिनिया को लेकर पूछा गया कि बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। पापुआ न्यू गिनिया इंडियन ओशन नहीं पैसिफिक ओशन में स्थित है, पहली चीज़। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है कि आप सोच रहे होंगे कॉमनवेल्थ का मेंबर है, ये तो आपने पढ़ाया था, ठीक है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, लेकिन ये नहीं बताया था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है लेकिन एक तरफ यहाँ पे राजा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टडी इन इंडिया को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आपको नजर आएंगे, ठीक है। एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर सारा डेटा प्रोवाइड करवाने वाली है। जो हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो यहाँ पे इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में महानदी रिवर को लेकर पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट है बताओ कौन सा सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला, ये एक वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, नहीं वेस्ट नहीं ईस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट मतलब इधर जा रही है, नहीं हमारी रिवर ये जो है महानदी वो इधर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो महानदी रिवर है ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से गुजरती है, नहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा से गुजरती है, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट, ये पहली पेनिनसुलर रिवर है जिसके पास में वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ये पहली नहीं है, पहली गोदावरी है, ये सेकेंड है। तो तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इन स्पेस को लेकर जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला वाला तो गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है। पहला वाला भाई क्लियरली आपको दिख रहा होगा, क्या ये बॉडी ठीक है एक ऑटोनोमस एजेंसी है, लेकिन क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में काम करती है? नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में काम करती है, आपको बताया था, दोनों डिपार्टमेंट्स अलग हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि इस बॉडी का जो मेन काम है वो प्राइवेट प्लेयर्स वाले जो हैं हमारे प्राइवेट जो स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स हैं बेसिकली उनको यहाँ पे आगे प्रमोट करना, उनको आगे यहाँ पे बढ़ाना स्पेस एक्टिविटीज़ के मामले में, ताकि इसरो को हेल्प मिल सके। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ओनली जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने जानी होंगी। तो फटाफट बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं। गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और हुए भी हैं तो टेंशन ना लेना, कल फिर से मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ में, फिर से कंसंट्रेशन के साथ में सुनना पूरे लेक्चर को और लास्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, ज़रूर आएगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।